नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आप सभी का अकाउंटिंग बेसिक्स के वर्कशॉप की डे 1 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये वर्कशॉप किसके लिए है, कौन इससे बेनिफिट उठा सकता है? पहला, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंट्स के बेसिक्स सीखना चाहता है या उसको पहले से आते हैं और उसको स्ट्रांग करना चाहता है, वो 11वीं के छात्र जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम ली है उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जो 12वीं में कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और उनको अकाउंटिंग एंट्रीज बनानी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, सॉरी बनानी नहीं, याद करनी पड़ती है, बनाने के लिए वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अकाउंटिंग बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और कोई भी व्यक्ति जो अकाउंट असिस्टेंट की नौकरी करना चाहता है, अपने अपने करियर को शुरू करना चाहता है एज एन अकाउंट असिस्टेंट, क्योंकि इसमें मैं बेसिक्स ही बताऊंगा और उतना ही बताऊंगा जिससे कि आप अकाउंट असिस्टेंट का काम कर पाएंगे। मिशन पे चलते हैं कि मेरा मिशन क्या है, मैंने क्यों ये स्टार्ट किया। तो टू एलिमिनेट द फियर ऑफ एग्जाम्स एंड आफ्टर स्कूलिंग कॉम्पिटिशंस by teaching them the basics and advance in such a way that even a below average student will be able to understand and feel confident enough to crack any exam or competition. बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम्स का एक डर रहता है आपको, और वो डर इसलिए रहता है कि उन्हें जो आता है उस पर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, और उन सब का कारण बेसिक्स का स्ट्रांग न होना है। या बच्चों के दिमाग में डर होता है जो स्कूलिंग के बाद जाते हैं, यार कंपटीशन कैसे बीट करेंगे, कैसे हम कंपटीशन को क्रैक करेंगे। तो उन लोगों को इस तरह से पढ़ाना, गाइड करना कि एक एवरेज से भी कम वाला बच्चा भी जो हो वो अकाउंटिंग के बेसिक्स और अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड कर सके और इतना कॉन्फिडेंट फील करे कि वो किसी भी एग्जाम को या कंपटीशन को क्रैक कर सकता है। इस वर्कशॉप से आप मैक्सिमम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको इससे बेनिफिट मैक्सिमम कैसे होगा, तो इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जीरो योरसेल्फ। अगर आपको पहले से कुछ भी आता है अकाउंटिंग से रिलेटेड और आप ये वर्कशॉप को अटेंड करके इसका 100% बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो अपने आप को थोड़ी देर जीरो कर दें, शून्य कर दें, यानी जो आता है उसे थोड़ी देर साइड में रखें और शून्य होकर सुने, खाली दिमाग होकर सुने। ओपन माइंड, ओपन माइंड से मेरा मतलब है हम जब कुछ भी सीखते हैं या कुछ भी सुनते हैं तो हमारे पास एक दूसरा दिमाग होता है जो पीछे से बोलता रहता है, अच्छा इसका मतलब ये बोलने वाला है, ये पहले से हम एज्यूम कर लेते हैं कि अब ये कहेंगे या इसका मतलब ये होगा। वो एक पीछे से पक पक करता रहता है हमारा दिमाग, उसको आपने स्टॉप करना है, क्योंकि एजम्पशंस जो होती हैं वो जो कहा गया है वो सुनने नहीं देती, वो सुनाती हैं जो हम सुनना चाहते हैं। ध्यान से सुने, भगवान ने दो कान इसलिए दिए हैं। सब्र रखें, जो भी आपके सवाल आते हैं, जो एक्साइटमेंट आती है आपके अंदर, उसको लिखते रहें। आप पाओगे कि आपके सवालों के जवाब एंड तक पूरे हो चुके हैं, और फिर भी कुछ रह गए तो हम लोग एंड में एड्रेस करेंगे। ये समझना, अपने दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है कि अकाउंटेंसी कोई हवा या पहाड़ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इसको कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, चाहे उसका बेसिक अकाउंटिंग हो या बैकग्राउंड अकाउंटिंग हो या न हो। और जितना हम ध्यान से सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उतना हमको लर्न करने की जरूरत कम पड़ेगी, वो खुद ब खुद होता चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं, अकाउंटिंग के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि अकाउंट्स शब्द जब हम सुनते हैं या कोई भी व्यक्ति सुनता है तो उसके दिमाग में क्या चित्र बनते हैं। तो अकाउंट्स का मतलब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो एक आम आदमी क्या समझेगा, हिसाब किताब। अकाउंट्स मतलब हिसाब किताब, लेन देन की डिटेल्स रखना, ये उसकी समझ में आता है, राइट। और कुछ लोग यूं समझे, यूं कहें लेखा जोखा। एक लेमैन से अगर हम पूछेंगे या कोई भी व्यक्ति सुनेगा जब अकाउंट्स, तो उसके दिमाग में यही बात आती है। तो हमको बहुत जरूरी है
इसकी गहराई से समझना कि अकाउंट्स वास्तव में होता क्या है। हम बड़ी बड़ी डेफिनेशंस याद करने में लग जाते हैं बजाय उसको जिंदगी से कनेक्ट करने के। सो मैं ये कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा अनुभव है कि जब तक चीजें जिंदगी से कनेक्ट नहीं होती तब तक हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। सो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये डेली लाइफ में होता है। बस हमें इसके प्रति जागरूक होना है और एक सिस्टमेटिक वे में इसको समझना है। सो लेन देन मतलब क्या भाई? लेन देन मतलब क्या लिया, क्या दिया, कितना लिया, कितना दिया, इसका हिसाब। ये सब क्यों रखते हैं भाई? क्योंकि हमको ये पता रखना होता है कि हमने किसी व्यक्ति से कितना लेना है और कितना देना है। चाहे वो बिजनेस हो चाहे नहीं हो, अगर हम पैसे का लेन देन करते हैं, दुनियादारी करते हैं, सोशल सोसाइटी में रहते हैं, तो ये तो रहेगा ही। और सोचते हैं कि भाई अकाउंट्स आते ही दिमाग में क्या आता है? तो अगर हम किसी आम आदमी से पूछेंगे जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी, उसके दिमाग में अकाउंट्स मतलब यार बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, राइट? आपके भी दिमाग में ये है सकता। वो क्या होता है? अब बैंक अकाउंट, हम जड़ में घुसेंगे। हमने कितना जमा किया, कब जमा किया, कितना निकाला और कितना बैलेंस पड़ा हुआ, ये सब हमको अकाउंट्स में पता चलता है, यानी बैंक में जो रखा होता है। यानी कुल मिलाकर घूम फिर कर जो बात आ रही है वो ये कि लेन देन, हिसाब किताब, कितना लेना कितना देना, राइट? अब अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे दिमाग में डिफरेंस क्रिएट करती है, राइट? अंडरस्टैंडिंग से हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, डिफरेंस होता है हमारी लाइफ में, न कि जो हम रट लेते हैं या मेमोराइज कर लेते हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो जिसको भी ये बात समझ में आ गई, जिसको भी ये बात समझ में आ गई, वो ही अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल कर पाएगा। वरना रटो रटो और रटते चले जाओ और फिर भूल जाएंगे, तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। अकाउंट्स कोई पहाड़ नहीं, मैंने पहले ही बताया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस इतना सिंपल कि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बस आप उसको खुले दिमाग से सुने और लाइफ से कनेक्ट करते रहें। जैसे जैसे हम जैसे अब समझते हैं हम कि अकाउंट्स कैसे पैदा हुआ। जैसे जैसे हमने तरक्की की, अधिक से अधिक पैसा इन्वॉल्व होता चला गया, तरह तरह के बिजनेस बनने लग गए, और फाइनली सबकी हिसाब किताब रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी की आसानी के लिए किताबें लिख दी गई। तो जो भी तरीके से वो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, तो सबको ये जरूरत हुई कि यार कोई ऐसा सिस्टम हमको चाहिए जो हर कोई सेम अडॉप्ट करे, लिखित हो, आने वाली पीढ़ी को दिया जा सके, और कोई भी उसमें एंटर करता है तो उसको सिखाया जा सके, राइट? सो यूं अकाउंटिंग का जन्म हुआ। बस यही हमने पढ़ना है कि कैसे हिसाब रखते हैं। कोई आता है तो कैसे उसकी एंट्री करनी है, कोई ले जाता है हमसे कुछ सामान तो कैसे एंट्री करनी है, प्रॉफिट कैसे एंटर करना है, लॉस कैसे एंटर करना है, एंटर मतलब उसका हिसाब कैसे रखना है, और उसको फिर प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, यही सब हम अकाउंट्स में सीखेंगे। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। आप उससे लाइफ से कनेक्टेड रखिएगा, इजीली हो जाएगा, और मेरे साथ बने रहिएगा। अकाउंट्स सबके काम की चीज है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या ना हो। अगर कोई सोचे कि यार बिजनेसमैन की जरूरत है, ये तो नहीं, ये हर व्यक्ति की जरूरत है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या ना हो। बिजनेस में तो अकाउंट्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है, सेल्स, परचेजेस, प्रॉफिट लॉस, खर्चे, सबका हिसाब रखना पड़ता है। घर में भी रखना पड़ता है। इनकम आती है, उसको अगर हम रिकॉर्ड करेंगे और कितने खर्चे होते हैं उसकी पहले लिस्ट कर लेंगे, तो हमें घर चलाने में आसानी होगी। हमें पता रहेगा कि हम उनको कैटेगराइज कर पाएंगे, तो बहुत अच्छे से हम घर को चला सकते हैं। वरना हमें पता ही नहीं चलेगा, जो चीज़ पहले आ जाएंगी हम उस पर पहला खर्चा कर देंगे, और जो जरूरी चीज़ें थी हो सकता है वो रह जाए। सो डेफिसिट हो सकता है, बहुत सारी
इश्यूज आते हैं जो लोग घर में अकाउंटिंग नहीं करते। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम ऑल्सो। तो घर से भी जरूरी है। तो जो गृहस्थी बसा रहा है या घर चला रहा है, उसके लिए भी अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। स्कूल, स्कूल बिना अकाउंटिंग के नहीं चल सकता। कहाँ से फीस आई, कहाँ से गई, किसने देनी है, किसने लेनी है, वगैरह वगैरह सारा हिसाब रखना पड़ता है। टीचर्स की सैलरी हो गई, या किसी हमने पब्लिशर को देना है या बुक शॉप को देना है। अब आते हैं गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट सब लोगों का हिसाब किताब रखती है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन चलने के लिए लोग काम करते हैं, लोग काम करते हैं तो उनको सैलरी दी जाती है। बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो फिर इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखना पड़ता है। रिलीजियस प्लेसेस, कितना दान आया, कहाँ पे खर्च करना है, कैसे खर्च हुआ है कि नहीं है, कितनी और ज़रूरत है, इन सब के लिए फिर हिसाब किताब रखना पड़ता है। वर्किंग पर्सन, जो आदमी काम करता है, ऑफिस जाता है, उसको भी बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग आना। अर्निंग पर्सन, जो पैसे कमाता है, ऑफ कोर्स जो अपना भी काम करता है। वर्किंग पर्सन मतलब ये था। नॉन अर्निंग पर्सन, कोई नहीं करता तो वो सोचे कि मेरी किस काम की अकाउंटिंग। नहीं, उसको भी हिसाब रखना है अपनी लाइफ को ठीक से चलाने के लिए। उसको कहीं से तो पैसा मिलेगा, उस पैसे को कहीं तो खर्च करेगा, तो उसको भी ज़रूरत है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबको अकाउंट्स की ज़रूरत है। राइट। बच्चे, बच्चा का मतलब एकदम छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 10वीं 12वीं में है। सो इन सबको अकाउंट्स की बेहद ज़रूरत है। तो हमने समझा अभी तक कि भाई अकाउंट्स जो है वो वास्तव में क्या है, रादर देन हमने उसकी कोई डेफिनेशन याद करने के। ठीक है। तो जिंदगी से अरे यार बहुत आसान है, अकाउंट्स मतलब हिसाब किताब खर्चे का और इनकम का, इतनी सी बात हमको समझ में आ गई। फिर हमें लगता था कि शायद ये हमारे काम की चीज नहीं है, तो हमने देखा कि नहीं यार, ये तो हर व्यक्ति के काम की चीज है। जो भी अकाउंटेंसी सीख लेगा, बेसिक चीजें सीख लेगा, वो अपनी लाइफ में आसान कर पाएगा पैसे का लेन देन, और उसको अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अब सवाल आता है कि हम अकाउंट्स क्यों पढ़ें, क्या हो जाएगा अकाउंट्स पढ़ लिख कर भाई? नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं अकाउंट्स पढ़ के क्या होता है हमारी लाइफ में। अकाउंट्स क्यों पढ़े का सही जवाब खोजने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं। पूछो अपने आप से कि आंख बंद करके पूछो कि भाई मैं क्यों स्कूल जाता हूं, क्यों पढ़ाई करता हूं। तो 90% स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होगा। वो जा रहे हैं क्योंकि सब जा रहे हैं, मम्मी पापा भेज रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे मेरा ये ड्रीम है, मेरा वो ड्रीम है, लेकिन क्लैरिटी 90% बच्चों को नहीं होती। अब अपने आप से पूछे कि कौन कौन बच्चा पढ़ लिख कर गरीब बनना चाहता, गरीब, एक बहुत बड़ा गरीब बनना चाहता है। तो जवाब आएगा, क्या सवाल कर रहे हो सर आप, कोई भी नहीं बनना चाहता। राइट। यस। यानी हम पैसा कमाने के लिए इतने साल पढ़ाई करते हैं, ये बात हम चूक जाते हैं। हम पैसे को पढ़ाई से कनेक्ट नहीं कर पाते। हम कहते हैं ये तो गंदी बात हो जाएगी, जबकि करते इसलिए हैं क्योंकि पैसा जो है उससे हमारी सारी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं, ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। हम पावरफुल फील करते हैं, मनी इज पावर। हमारे समाज में इज्जत होती है। हमारे समाज में जो गरीब आदमी होता है उसकी कोई इज्जत नहीं। राइट। ये सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, पर ऐसा है, मैं ये आपको बता रहा हूं। हम अपने जीवन को इंडिपेंडेंटली आराम से अपने हिसाब से जी सकते हैं अगर हमारे पास पैसा है। तो यानी कि अगर हमको अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीना है तो हमें पैसा अर्न करना पड़ेगा। ये पहाड़ों पे नहीं उगता, जाके तोड़ लाए, या पेड़ों से नहीं गिरता। राइट। इसके लिए हमको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। अब अकाउंट्स ही क्यों, कुछ और भी पढ़ सकते हैं। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या अकाउंट्स के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं अकाउंट्स कितने कितने पैसे दे सकता है। लेकिन इससे पहले अकाउंट्स हमको पैसे देगा, हमको एक बेसिक चीज जो जनरल सब पर लागू होती है वो समझनी जरूरी है कि कोई हमको पैसा क्यों देगा, यानी कि हम अर्न कैसे करेंगे। कोई हमको अर्न करना मतलब हमें किसी न किसी का कुछ काम करना पड़ेगा जिससे हमारे पास पैसा फ्लो होगा। तो कोई हमको पैसा क्यों देगा या देता क्यों है, इसको समझते हैं। जब हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे तभी हमको पैसा आएगा। इस दुनिया में सब
सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। एक आदमी पकड़ के देखो और उससे पूछो कि तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, तो कहेगा जरूर। हर एक के पास कोई प्रॉब्लम जरूर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक ही जगह जहां पे इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो है, यानी कि कोई उसके चैलेंजेस नहीं होते, और वो है मुर्द घाट। वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो आराम से। सो हमको क्या करना है, ज्यादा लोग प्रॉब्लम्स है उसके पास, अगर हम लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो जिसको प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर को थैंक नोट के रूप में पैसा देता है। अकाउंटेंसी सीखकर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स रखकर उनकी मदद करते हैं, यानी कि हम उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। और उनको विश्वास और सटीक हिसाब रखने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। कोई भी बिजनेस करेगा तो उसको ऐसा बंदा चाहिए कि भैया जो उनके पैसों का ठीक से हिसाब किताब रख सके, और ऑनेस्टी से रख सके, और बिल्कुल क्लैरिटी से रख सके। तो वो प्रोफेशनल जो होता है वो अकाउंटेंट होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अकाउंटेंट की जरूरत है। और अकाउंटेंट ऐसा बंदा है, ऐसा व्यक्ति है, यानी कि ऐसा प्रोफेशन है जो प्रोडक्शन में भी फिट होता है, जो एडमिन में भी फिट होता है, जो गवर्नमेंट में भी फिट होता है, जो रिलीजियस में भी, जो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज हैं उनमें भी, जो प्रॉफिट नहीं कमाने वाली कंपनीज हैं उनमें भी उसकी हर जगह जरूरत है। यानी वो कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता अगर उसको अकाउंटेंसी आती है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास डिग्रीज तो होती है लेकिन उन्हें आता नहीं कुछ भी, और इस वजह से बेरोजगारी है। इस वजह से नहीं है कि टैलेंट की मतलब, तो सॉरी, आई मीन टू से कि इस वजह से बेरोजगारी नहीं है कि लोगों के पास डिग्री नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि डिग्री तो है पर उनको आता नहीं है बहुत सारे लोगों को। और ये कटु सत्य है, कड़वा सत्य है। मेरे पास बहुत मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि कोई हमको पैसा क्यों देगा, राइट। तो यानी कि हमको पैसा आता कैसे है, किसी को भी पैसा आता कैसे है। कट। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि कोई हमको पैसा क्यों देता है। पहले ये जनरल बात समझ लेते हैं जो सब पर लागू होती है, हर एक पर, चाहे वो अकाउंटेंसी में हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर इंसान पर लागू होती है कि पैसा क्यों कोई किसी को देता है। दोस्तों इस दुनिया में सबके पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। नानक दुखिया सब संसार, सबके पास प्रॉब्लम्स है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास प्रॉब्लम न हो, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले लोग कम हैं। तो जो लोग लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो जो प्रॉब्लम वाला व्यक्ति है, जब उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो वो धन्यवाद के रूप में उसको पैसा देता है। यानी कि हमको पैसा मिलता है सॉल्यूशन देने के लिए, प्रॉब्लम देने के लिए नहीं, वो सबके पास है। सो अकाउंटेंसी सीखकर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स रखकर उनकी मदद करते हैं, राइट। और उनको विश्वास और सटीक हिसाब किताब रखने की किसी न किसी चैंपियन की जरूरत होती है, एक्सपर्ट की जरूरत होती है। और वो प्रोफेशनल कौन है, वो हम, यानी कि अकाउंटेंट होते हैं। तो अगर आप अकाउंटेंसी के रूप में किसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि अकाउंटेंट आदमी हर जगह फिट हो जाता है, चाहे वो रिलीजियस प्लेस हो, चाहे वो नॉन रिलीजियस प्लेस हो, यानी कि चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है और हर जगह है, राइट। अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज है जो हर बिजनेस, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है। अकाउंटेंसी के बिना ना कोई प्रोडक्शन हो सकता है, ना कोई ट्रेड, ना कोई सेविंग्स, ना कोई इन्वेस्टमेंट्स, और ना ही कोई सर्विस हो सकती है। अकाउंटेंसी की नॉलेज हमको अर्निंग पावर देती है, यानी हमको हमारे ड्रीम इनकम तक पहुंचने में मदद करती है।
जो अकाउंटेंसी में माहिर होगा उसको तुरंत काम मिल जाएगा, क्योंकि काम की कमी नहीं है, अच्छे एक्सपर्ट और सॉलिड नॉलेज वाले लोगों की कमी है। डिग्रीज तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, 10% ही लोग होते हैं जो वो डिग्री को रियली अपने दिमाग में रख के अपनाते हैं। बाकी लोग सिर्फ एग्जाम के लिए पास कर लेते हैं, उन्हें आता जाता कद्दू भी नहीं है। मैं बहुत सोच के ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं। जब मैं ऑडिटर था दुबई में, तो मैं पाता था कि बहुत बेसिक्स में उनसे सवाल पूछता था और उनको उसका जवाब सटीक रूप से नहीं आता था। वो दुनिया में कहीं भी कमा खा सकता। साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम वालों से ज्यादा डिमांड अकाउंट्स वालों की है, और जो अकाउंट्स में पारंगत होता है वह बहुत अच्छे पैसे कमा सकता, अच्छे। तो इसलिए अकाउंट सीखना है। हमको उसका जवाब मिल गया, भाई अकाउंट्स में होगा क्या। जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, 1 लाख 2 लाख या ज्यादा की इनकम कमाना चाहते हैं, तो वो अकाउंट्स के साथ साथ उससे कनेक्टेड सभी चीजों को सीख कर कमा सकते हैं। कुछ भी काम करना हो, कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी एक्सपर्टीज, उसमें बेसिक्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और बेसिक्स की पावर जिसको समझ में आ गई, वो बेसिक्स को बहुत गहराई से समझकर, अंडरस्टैंड करके मेमोराइज करता है। जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी होगी उतनी ही मजबूत नींव बनानी पड़ती है। ये वर्कशॉप वो नींव बना देगी जिस पर आप अपने सपनों की जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहो बना सकते हो। और जिसकी नींव मजबूत होती है वो एग्जाम में नंबर ले भी ले तो बाद में, जिसकी नींव मजबूत नहीं होती, माफ करना ये ठीक नहीं पड़ा मैंने, और जिसकी नींव मजबूत नहीं होती वो एग्जाम में नंबर ले भी ले तो बाद में जमीन पर गिरता है। यानी कि बाद में जब वो इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जब कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, तो उसको कुछ नहीं आता, जब उसको प्रैक्टिकल काम करना पड़ता। आपको काम नंबर से नहीं, आपकी सॉल्यूशन मेकिंग स्किल और पावर से मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसलिए चाहे 100% नंबर ले लो, फिर भी नौकरी के लिए कंपटीशन या इंटरव्यू देना होता है। वो मानते ही नहीं हमारी बात को। वो कहते हैं भाई ठीक है, तुम्हारे पास 100% है, हमारे हिसाब से जवाब दे के दिखाओ, तब हम मानेंगे कि हाँ आप हमारे काबिल हैं और आपको सेलेक्ट करेंगे। अब पावर ऑफ गोल्स, गोल्स का होना बहुत लाइफ में जरूरी है। नो गोल नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन नो अचीवमेंट्स। लक्ष्य की क्लैरिटी हमको फोकस्ड एंड मोटिवेटेड रखती है। अब ये चीजें मैंने जो आपको बताई, ये आपको लक्ष्य को क्लियर करने में बहुत आसानी देंगे। अगर आपको ये पता है कि आपको अकाउंट्स पढ़कर मिलेगा क्या, और वो मिलेगा क्या वो आपके ड्रीम से मैच करता है या आपकी जरूरत से मैच करता है, तब आपको अकाउंट्स पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको पता है, ये पता ही नहीं है कि आपको मिलेगा क्या, तो आपके गोल्स क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है क्या मिलने वाला है, आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे कि आप कहां पहुंचेंगे, तो बिना रिवॉर्ड के हम जो काम करते हैं वो अमन से करते हैं, मन से नहीं करते। तो लक्ष्य की क्लैरिटी हमको फोकस्ड रखती है, मोटिवेटेड रखती है, हमको भटकने नहीं देती, और सक्सेस के चांस जो होते हैं वो 90% बढ़ जाते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी मैं इस बारे में सुनाना चाहता हूं कि क्या होता है जब हमको अपना लक्ष्य दिख रहा होता है, और क्या होता है जब हमको अपना लक्ष्य नहीं दिख रहा होता। राइट। तो लक्ष्य को देखना पहले बहुत जरूरी है, उसको फील करना, उसको महसूस करना बहुत जरूरी है। ये हमको मोटिवेशन देता है, और ये हमारे अंदर उस चीज को अंडरस्टैंड करके उसको मास्टर करने के लिए हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। तो ये जो है, आपको मैं स्टोरी बता रहा हूं उस पहली, वर्ल्ड की पहली लेडी की, जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था स्विम करके, तैर के। वो अमेरिकन लेडी थी, उसका नाम था गर्ट्रूड कैरोलीन एडरले। इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया 1925 में, तैर के इंग्लिश चैनल पार करना था। राइट। आप इसको जल्दी से समझें ताकि आप अपने आप को क्लियर कर सकें। और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई। 8 घंटे 46 मिनट लगातार वो तैरती रही। मौसम बहुत खराब था। वो
अपने लक्ष्य से कितनी दूर है उसको दिखाई नहीं दे रहा था। वो दिखाई नहीं दे रहा था तो उसको पता लगा कि पता नहीं और कितनी दूर जाना है, अब मेरे को आइडिया नहीं है। तो उसने गिव अप कर दिया, उसने थक हार मान ली और उसको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कर लिया गया। लेकिन जब उसने देखा कि अरे बाप रे, मैं तो अपने लक्ष्य के, जब उसको लेके गए किनारे तक तो उसने कहा हे भगवान, मैं तो लक्ष्य के बहुत नजदीक थी, और आधा पौना घंटा कर लेती तो मेरी 8 घंटे 46 मिनट की तैरने की, जो मैंने अपनी इतनी इतना सेक्रीफाइस किया, इतना जो एफर्ट लगाया था, वो वेस्ट ना होता। तो उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि यदि मुझे मेरा लक्ष्य दिख रहा होता तो मैं कभी भी गिव अप नहीं करती। यानी कि उसका लक्ष्य दिख नहीं रहा था। किसी भी व्यक्ति को जब उसका लक्ष्य नहीं नजर आ रहा होता तो वो हताश हो जाता है, हार जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, या उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। फिर उसने सेकेंड अटेम्प्ट में इससे ज्यादा खराब मौसम में इसको तैर के पार कर दिया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। यानी कि पहले से भी ज्यादा खराब मौसम था, लेकिन अब उसको पता था कि अच्छा इतनी दूर है मेरा लक्ष्य। यहां तक पहुंचने के बाद उसने उसको पार कर लिया। सो दिस इज व्हाट, कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि क्लैरिटी, आप जो दिमाग में लक्ष्य बना रहे हैं कि मुझे अकाउंट्स पढ़ना है, अभी जो आप कर रहे हैं उसका लक्ष्य आप क्लियर करें कि आपको क्या मिलेगा, कितने लाख रुपए महीना कमा सकते हो आप। तो वो मैं आपके दिमाग में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूं पहले। आइए देखते हैं अकाउंटिंग जॉब्स आपको क्या क्या दे सकती हैं। अगर आप अकाउंटेंट्स बनते हैं तो लगभग 27,500 एवरेज मंथली सैलरी की नौकरी आपको मिल सकती है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ये क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। और इसके बगैर आप सोचो मैं 11वीं पास कर लूंगा, 12वीं पास कर लूंगा, तो कर भी सकते हो, बिल्कुल हो जाओगे, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन जब ये क्लैरिटी होगी तो आप एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पढ़ेंगे। सो अकाउंटेंट बनने के बाद 27,500, राइट। सीनियर अकाउंटेंट बनने के बाद आपको मिलेंगे, यानी कि 2-4 साल बाद 44,000 तक आप पहुंच जाएंगे। ये आज की डेट की सिनेरियो बता रहा हूं, एक रफ आइडिया है। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम पे कितना होगा। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर 75 लाख रुपए सालाना कमाता है, यानी कि 6.25 लाख रुपए महीना उसकी सैलरी होती है। आपके ड्रीम्स, आपको ये सब करने के लिए, पाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हैं, यानी कि आपको ये पता चल रहा है कि भाई अकाउंटिंग जॉब करके आप क्या क्या करियर ऑप्ट कर सकते हो, तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, 50,000 रुपये महीना। टैक्स पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं, 47,500 रुपये महीना। ऑडिटर बन सकते हैं, 50,000। ये 50,000 शुरुआत है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक पहुंच जाती है। सो ये एक मैंने रफ आइडिया दिया कि आप कहाँ पहुंचेंगे। आप जिस पैसे को कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि जो स्ट्रीम आपने चुनी है, वो कहाँ ले जाएगी आपको। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन की भी क्राइटेरिया हमको पता चलनी चाहिए, ताकि हमें पता चले हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। तो सीए के लिए 5 साल का कोर्स है, जो आप 12वीं पास करने के बाद फाउंडेशन से स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। सीएस का वो 3 से 5 साल का है। सीपीए 12 से 18 मंथ। सीएफए 2 साल। सीएमए 3 साल। एमबीए इन फाइनेंस 2 साल आफ्टर ग्रेजुएशन है ये, जो 2-2 3-3 साल के हैं। डिप्लोमा इन टैक्सेशन ये आप कभी भी कर सकते हैं, ये ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हैं। ये 1 साल का होता है। तो आपको पता चल गया कि आपको कौन कौन से प्रोफेशनल डिग्रीज को हासिल करना पड़ेगा कितना कितना पैसा कमाने के लिए, राइट। तो अब आगे चलते हैं कि क्लैरिटी गिव्स कॉन्फिडेंस एंड पावर। अब आपको जब क्लैरिटी होगी कि यार मेरे को 5 लाख रुपए महीना कमाना है, मेरे को 4 लाख रुपए महीना कमाना है, या मुझे 50,000 रुपए महीना कमाना है, तो मुझे ये सब पढ़ना पड़ेगा। और हम फिर उसमें, हमको पता होता है कि हमने जाना कहाँ है, तो हम फिर उसको बड़ी गहराई से समझ के पढ़ते हैं। और यही बात आपकी जिंदगी में डिफरेंस पैदा करती है। नाउ यू विल हैव अ क्लैरिटी दैट वेयर यू विल रीच, आप कहां पहुंचोगे। वंस वी आर क्लियर इन अबव ऑल, अवर माइंडसेट एंड गोल्स विल बी क्लियर। हमारा माइंड उस चीज के लिए सेट हो जाता है, और जिस चीज के लिए माइंड सेट होता है, माइंड उसको करके छोड़ता है। द स्ट्रॉन्गर द बेस, द इजी टू वर्क
एंड डू प्रोफेशनल कोर्सेज। जितना स्ट्रांग आपका बेस होगा उतनी आसानी होगी आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन ही नहीं, आप उसको पार तक करेंगे, आप उसको क्लियर करेंगे, राइट? आप उसको पढ़ पाएंगे। These 3 days will make your foundation on accounting strong, not only strong but इतना आपको कॉन्फिडेंस दे देंगे कि आप कोई भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कब? जब आप इस 3 दिन वर्कशॉप को सिंसियरली आप उसको सुनेंगे और जो असाइनमेंट्स है आप उनको करेंगे। नाउ एक ब्रेक लेते हैं, आप पानी वानी पी के आ सकते हैं, ठीक? आप यहां पे पॉज कर सकते हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। सो नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग होता क्या है? अब हम प्रोफेशनली इन चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में समझने से हमें पता चला अकाउंटिंग, अकाउंट्स को रखने का तरीका, मतलब सिंपल सी बात है, अकाउंट्स क्या है? हिसाब किताब रखना है। तो हिसाब किताब रखने का तरीका इज अकाउंटिंग। वेरी सिंपल, ऐसे इसको समझ लो। अकाउंट्स रखने के तरीके को अकाउंटिंग बोलते हैं, खत्म। अब हम इसकी एक ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन को समझते हैं। आप समझ जाओगे, याद भी हो जाएगी, आपके बस पॉइंट्स याद करने की जरूरत है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की एक सिग्निफिकेंट मैनर में। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है। किस चीज की कला है? रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई मतलब उसको ग्रुप करने की, और समराइज करने की, उससे एक समरी बनाने की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मतलब जिसका कोई यूज हो सकता है, एक पर्पस के लिए जो की जाती है उसको सिग्निफिकेंट मतलब जिसका कोई अर्थ हो, सिग्निफिकेंट मैनर में, तरीके से। इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि हम रिकॉर्डिंग किस किस रूप में करेंगे? मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे। किनका? उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का जो कम से कम जिनका कुछ भाग फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, यानी किसी न किसी तरीके से पैसे से रिलेटेड हों। पूरे नहीं तो थोड़े सही, लेकिन कुछ पार्ट उनका फाइनेंस का होना, रिलेटेड होना चाहिए। और और क्या करते हैं? यानी कि हमें एक समझ में आ गया कि हम समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और उसकी रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट मैनर में, मॉनेटरी टर्म्स में, उन सभी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। क्यों करते हैं इसका? करके फिर अंत में करते क्या है? एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। उनको सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते, उनसे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं कि कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना है, कितना पड़ा हुआ है, और कितने पैसे किस किस के देने हैं आज की डेट में, किस किस से लेने हैं। ये सारा जो बिजनेस की एक हम रिपोर्ट बुक बनाते हैं, वो रिपोर्ट बुक बनाने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद हमारा रिपोर्ट कार्ड हमको मिलता है कि भाई हमने क्या किया सारे साल। द सेम वे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर उन सबके उससे समरी निकालते हैं। समरी निकालने के बाद क्या करते हैं? हम उससे प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो असली काम हमारा प्रॉफिट लॉस निकालना है, और उसी के लिए इतना सारा झमेला हम करते हैं। लेकिन इन सबको एक सिस्टम से करते हैं, एक सिग्निफिकेंट मैनर से करते हैं, एक तरीके से करते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी अकाउंटिंग से। इस डेफिनेशन से अब याद करना भी बहुत आसान है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। अपने आप से ऐसे बोले, अकाउंटिंग एक आर्ट है। अब इसको इंग्लिश में बदल लें, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, किसकी आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग की। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। हमको सिग्निफिकेंट मैनर याद रखना चाहिए। फिर हमको याद रखना है कि किस रूप में हम करेंगे? टर्म्स ऑफ मनी के रूप में करेंगे। किसको करेंगे? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इनको करेंगे, जो एटलीस्ट जिसका एक पार्ट जो है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, राइट? और किस लिए करेंगे? रिजल्ट्स को डराइव करने के लिए। सो इसको एक बार और सुन लीजिएगा रिपीट करके, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं आप सिर्फ सुने, याद करने के लिए रट्टा मारने की अभी क्वेश्चन होता है, आप ध्यान से सुने। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम अभी सीखेंगे, यानी कि उसमें फाइनेंस का हिसाब किताब होगा, उससे रिपोर्ट होगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेज के लिए जो रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो उसकी जितनी भी
तरह तरह की अलग अलग हमको बहुत सारी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में और कंक्लूजन पे पहुंचने में आसानी होती है। फिर टैक्स टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स की अकाउंटिंग करने के लिए एक अलग पूरी स्ट्रीम है कि टैक्स हमने कितना देना चाहिए, कैसे बचा लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसकी जितनी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग, हर हर बिजनेस चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, इसके लिए उसको कॉस्ट का सही सही पता होना चाहिए, उसका एलोकेशन पता होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है हर बिजनेस में। तो ये अलग स्ट्रीम हो गई। और फिर ऑडिटिंग, ऑडिटिंग मतलब सारा का सारा जिसने जो अकाउंट्स बनाया है उसको कोई चेक तो करने वाला हो कि भैया सही बनाया गलत बनाया, इससे रिजल्ट्स निकाल के उसको फाइनल रिपोर्ट करके उसको ओके करके उस पर अपनी स्टैंप लगा देता है, उसको ऑडिटर कहते हैं। राइट, ये पूरे उसकी चेकिंग करता है कि भाई जो रूल्स हैं और जो चीज़ें, कहीं फ्रॉड तो नहीं किया गया, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हुई, और फिर वो अपनी रिपोर्ट जारी करता है, उसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। सो अभी बस इतना इनसे नाम से दोस्ती करो, जैसे जैसे हम एडवांस में जाएंगे हम इनकी एक एक अलग अलग डिटेल्स को पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपने इतना जानना चाहिए कि अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स, कॉस्ट और ऑडिटिंग। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? सबसे मेन और बेसिक सबसे पहले ये आनी चाहिए। बिना फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई ये बाकी सब नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए हम इसी के बेसिक्स पर काम करेंगे भी, और इसी के बेसिक सबके बेसिक में काम आएंगे। तो मेन गोल ऑफ अकाउंटिंग क्या हो गया? तो मेन गोल ऑफ अकाउंटिंग हो गया आइडेंटिफाई प्रॉफिट। हम लॉस निकालने के लिए नहीं करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं। जब नहीं होता तो हमें पता चल जाता है लॉस हो गया, लेकिन हमारा आइडिया प्रॉफिट कितना है उसके लिए हम काम करते हैं। राइट, तो हिसाब किताब रखने का मुख्य लक्ष्य है प्रॉफिट का पता लगाना। प्रॉफिट मतलब इनकम। हम लोग जॉब पे जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? इनकम के लिए। जो भी काम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकम अर्न करने के लिए किया जाता है। अब हर लाइन में कुछ ना कुछ मैं एक टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं जो आपको याद कर लेनी है, जिससे आपकी दोस्ती हो जानी चाहिए, वो बार बार आएंगी वो चीजें। तो उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई? वो हर काम जो हम पैसा अर्न करने के लिए करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्यार मोहब्बत कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लड़ाई झगड़ा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। राइट, हमने किसी की ऐसी यूं ही मदद कर दी, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी उन्हीं को कहते हैं जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा कमाने के लिए करते हैं। अकाउंटिंग किस चीज की करेंगे, अब सवाल यह आता। तो हिसाब किताब रखने का मुख्य लक्ष्य है ये फिर से आ गई। ओके, दोबारा स्लाइड आ गई थी, उसके लिए सॉरी। बिजनेस मतलब क्या? अब हमने पढ़ा कि भाई अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग, तो हमें ये पता चला कि अकाउंटिंग में बिजनेस करना पड़ता है। तो बिजनेस मतलब क्या? राइट, तो स्टेट ऑफ बीइंग बिजी टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी कि बिजनेस का मतलब होता है कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करते हैं। फिर ध्यान रखना, फिर से इस बात को समझ लो कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो हम बिक्री करते हैं, विक्रय करते हैं, किसका? दो ही चीजों का करेंगे, या तो प्रोडक्ट्स बेचेंगे या अपनी सेवाएं बेचेंगे। तो दोनों में से कोई भी चीज बेचनी है हमको, तब बिजनेस होगा। राइट, तो स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, बिजी रहना। किस चीज में बिजी रहना? ताश पत्ते खेलने में नहीं, बिजी रहना प्रॉफिट को अर्न करने के लिए किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने, उसको हम बिजनेस कहते हैं। अब बिजनेस में जो लगा होता है, जो जो लोग मिलके लगे होते हैं, एक जो उनका कॉम्बिनेशन होता है, संगठन बनता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दो लोग मिलके भी कर सकते हैं कोई बिजनेस, एक अकेला भी कर सकता है कोई बिजनेस, या बहुत सारे लोग मिलके भी कर सकते हैं बिजनेस। तो जो भी बिजनेस करेगा वो अकेले होने के बावजूद भी, मालिक अकेला हो सकता है लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कुछ चीजों को, जैसे दुकान चाहिए उसको, नौकर चाहिए उसको, और तब जाके वो बिजनेस शुरू कर पाता है। यानी उसको काफी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जो ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो कुछ उसका नाम रख लेते हैं, उस नाम को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल, और लेमैन को भी ये समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलजुल के संगठन बनाना, कोई बिजनेस करने के लिए, कोई प्रॉफिट कमाने के काम करने के लिए।
तो ये ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की हो सकती है। एक का लक्ष्य हो सकता है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, एक का लक्ष्य हो सकता है कि सिर्फ लोगों की सेवा करनी है। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक नॉन प्रॉफिट जिसका लक्ष्य होता है, एक जो प्रॉफिट जिसका लक्ष्य होता है। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस नहीं कर रही, जो जो आई मीन टू से दैट कुछ बिजनेस करके भी नॉन प्रॉफिट करती है। बट मोटी मोटी बात अगर हम समझते हैं कि बिजनेस मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करना, और नॉन प्रॉफिट का मतलब ऐसी कोई भी संस्था चलाना जिसमें हमारा काम लोगों की सेवा, समाज को सर्विस प्रोवाइड करना है, पैसा कमाना नहीं है। लेकिन दोनों में पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनके अकाउंट्स को रखना पड़ता है। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन के टू टाइप्स को समझ लिया। सो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। बिजनेस मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए बिजी रहना, सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस करके। ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो संगठन होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक का काम होता है प्रॉफिट कमाना और एक का काम होता है प्रॉफिट नहीं कमाना। चाहे वो प्रॉफिट कमाता हो चाहे वो नहीं कमाता हो, दोनों ही क्षेत्रों में उनको हिसाब किताब देना पड़ता है सरकार को, ताकि सरकार ये आइडेंटिफाई कर सके कि उन पे कितना टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, या उनको भी ये पता चल सके कि हमारे पास कितना पैसा है, किस वक्त है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। राइट। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम लाइफ अबाउट अकाउंटिंग। आइए अब जिंदगी से अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं। तो मैं एक पॉज लेता हूं यहां पर, राइट, फिर हम शुरू करेंगे। पॉज नहीं, हम मीटिंग को पॉज करते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, चलिए अब रियल लाइफ से अंडरस्टैंड करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। राइट। सो अपने ऊपर ही एक एग्जांपल लेकर आप समझना शुरू कीजिए। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके पिताजी ने आपको 10,000 रुपये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिए, कि आप एक बिजनेस करना चाहते हैं और उन्होंने आपको 10,000 रुपीज दिए। राइट। अब हम इस एग्जाम्पल से अकाउंटेंसी को समझना शुरू करेंगे। तो आप क्या करोगे उस 10,000 का? आप उससे कुछ सामान खरीदोगे, फिर उनको बेचोगे, रेंट भी पे करना पड़ेगा अगर दुकान लोगे। और ये सब क्यों करोगे आप? ताकि आप प्रॉफिट कमा सको, आपके 10,000 को आप 12,000 बना सको, 11,000 बना सको या 15,000 बना सको, यानी उसको बढ़ाना है पैसे को। राइट। तो अगर एक महीने बाद कोई आपसे पूछता है कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट कितना तुमने इस महीने अर्न किया, तो आप कैसे बताओगे? अगर आप मेंटेन नहीं करोगे रिकॉर्ड्स को, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कितना बेचा, कितना खर्चा किया, कितना मेरा प्रॉफिट है। दैट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यानी कि वो रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम है पूरा, उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। वॉट रिकॉर्ड्स डू यू कीप इन योर पर्सनल लाइफ? आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या रिकॉर्ड्स रखते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट्स, आप उसका रिकॉर्ड रखते हो, व्हाट्सएप चैट का रिकॉर्ड रखते हो, स्कूल अटेंडेंस। Similarly, in accounting, we keep record of all financial based transactions। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं, उन सब को हम रिकॉर्ड रखते हैं, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हम पर्सनल लाइफ में इन चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं, पर उसका एक सिस्टम है। एक बिजनेस काम कैसे करता है, इससे पहले हम अकाउंट्स के बारे में और ज़्यादा जाने या उसके बारे में पढ़ें, ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ये सब हमको पता होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, अकाउंट्स कैसे होगा। तो उसके लिए ये ऊपर से पिक्चर जिसको नहीं पता होती, वो बिल्कुल गुम हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता अकाउंट्स में हो क्या रहा है। और ये गड़बड़ जो है, इस वजह से बच्चों को स्कूल में बड़ी दिक्कत आती है। राइट। तो हाउ ए बिजनेस वर्क्स, आइए समझते हैं। आप ये देख रहे हैं बीच में, ये द बिजनेस, ये क्या करती है? ये वैल्यू क्रिएट करती है। क्या करती है? किसी भी चीज में वैल्यू क्रिएट करती है। मान लेते हैं एक मिट्टी थी, उसको पकड़ के मैंने गूंद गान के घड़ा बना दिया, तो मैंने मिट्टी की वैल्यू ऐड कर दी। ऐसे ही बिजनेस में कोई कच्चा माल लेता है, उससे कुछ बनाता है,
और फिर उसको प्रोड्यूस करता है, उसको बेचता है, तो वो लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। फिर वो जो बना देता है, फिर वो बहुत सारे हाथों में जाके बिकता है, वो कस्टमर तक पहुंचाना होता है, उसके लिए एक चेन होती है, उसके लिए एक अलग मार्केटिंग सिस्टम बीच में होता है। फिर वो लोग भी अपनी अपनी जगह पर वैल्यू ऐड करते हैं, ये हम आगे समझेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं कि बिजनेस क्या करता है, क्रिएट्स वैल्यू। तो जो बिजनेस होता है उसमें कौन काम करते हैं, उसमें लोग काम करते हैं, मैनेजमेंट होता है जो पूरे इसको मैनेज करता है, कौन क्या करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, डिसीजन लेने का काम मैनेजमेंट का होता है, प्लानिंग का काम मैनेजमेंट का होता है। क्लियर? प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का काम है। अब इन ये किनसे, इनके आंखना काम कौन है, जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन किनसे इंफॉर्मेशन लेता है, आंख से, कान से, मुंह से, जीभ से, राइट, स्किन से। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हम, हमारा ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर उनके बेस पर क्या करता है, डिसीजन लेता है। द सेम वे बिजनेस इज अ ब्रेन, सॉरी, बिजनेस जो चल रहा है, पूरा सिस्टम जो है, उसका मैनेजमेंट इज अ ब्रेन। तो मैनेजमेंट उसका दिमाग है। और मैनेजमेंट किन से काम ले रहा है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस से, पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें पूरी टीम लगी होती है अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए। दूसरा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है इन सब का हिसाब किताब रखना, सैलरी बनाना, इनको चीजें कौन कितना चाहिए, अप्रूवल्स लेना, वगैरह वगैरह। सेल्स एंड मार्केटिंग का काम होता है ज्यादा से ज्यादा सेल्स लेकर आना, मार्केट करना, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाना, उन पर काम करना, और लोगों से मिलना, और अपने सप्लायर्स, और सॉरी अपने जो होते हैं हमारे कस्टमर्स, उनको हमने जाके सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, उनको सेटिस्फाई करना होता है ताकि उन तक चीज़ें पहुंचे। प्रोडक्शन का काम है प्रोडक्शन करना, ऑपरेशंस करना, ऑपरेशंस और प्रोडक्शंस, ये दोनों काम अलग अलग हैं। फिर इसके अंदर एक परचेज डिपार्टमेंट भी होता है जो इसमें नहीं लिखा हुआ, वो आप समझ सकते हैं, उसका काम सिर्फ परचेजिंग परचेजिंग करना है। तो वो जितने सप्लायर्स हैं उनसे डील करते हैं, कौन कम देगा, अच्छा देगा, ये सब पता करना, ये सब उसका काम है। फिर सबको पैसे प्रोवाइड कराना, सबके पैसों का हिसाब रखना, और मैनेजमेंट को पैसे का हिसाब किताब देना, ये सब अकाउंट्स और फाइनेंस का काम है। और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है सबका, ये सब कौन कितना काम कर रहा है, किसकी कितनी छुट्टियां हैं, किसको कितना पैसा लेना है, किसकी सैलरी कितनी है, ये सब काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। रिक्रूटमेंट है, किसी को रिटायर करना है, किसी को निकालना है, ये सब काम एडमिनिस्ट्रेशन करता है, राइट। तो मेरे ख्याल से जो 11वीं में बच्चे हैं, जो बिल्कुल बिजनेस में नए हैं, उनको ये आइडिया लग रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, ये सब मिलकर एक यूनिट बनते हैं, और यूनिट क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है गुड्स और सर्विसेज को। या तो सर्विस में डील करते हैं तो सर्विसेज के लिए प्रोड्यूस करेंगे। और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो सर्विस है, ऐसे प्रोड्यूस की जाती है। तो नॉर्मल अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक रॉ मटेरियल होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, और एक फिनिश्ड गुड बनाया जाता है। तो हमने दो चीजें समझी, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड। ये सब जो टर्मिनोलॉजीज हैं बार बार रिपीट होंगी, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। तो रॉ मटेरियल कच्चा माल, और फिनिश्ड गुड जो बिल्कुल तैयार माल हो गया, तो ये बनाती है। फिर ये क्या होगा, इन ये क्या होगा, ये किस लिए बनाया गया, ये सेल करने के लिए बनाया गया। तो डील्स विद पीपल आउटसाइड, कस्टमर से डील करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, बिजनेस क्या करेगा, अपने डिपार्टमेंट के थ्रू ये प्रोडक्ट्स को, गुड्स को या सर्विसेज को बेचेगा, सेल करेगा। सेल करके उसको जो मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। जो सेल्स से हमको पैसा आता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू भी आएगा। फिर एक्सपेंसेस हम पे करते हैं। बिजनेस ऐसे तो चलेगा नहीं, कोई लैंड पे होगा या कोई कोई जगह उसने खरीदी होगी, दुकान या ऑफिस जो भी है, वो चाहे खरीदी है चाहे नहीं खरीदी, रेंट पे है, तो दोनों केस में हम रेंट मानते हैं। एक को इंड्यूस्ड रेंट बोलते हैं और एक को रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रेंट, ये हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ सुनते रहिए आप। तो रेंट देते हैं हम, सैलरीज देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, टेलीफोन इंटरनेट का, ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं उन सब खर्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो बिजनेस रखता है। फिर क्या करता है,
इस तरफ से एक तरफ तो वो बेच रहा है ये सब चीजें, दूसरी तरफ उसको खरीदनी तो पड़ेंगी, कहाँ से आएगा? तो जो सप्लायर्स हैं उनको वेंडर्स भी बोलते हैं, उनसे वो रॉ मटेरियल खरीदेगा या सर्विसेज खरीदेगा आगे देने के लिए, या गुड्स और गुड्स खरीदेगा रीसेल पर्पज के लिए। तो गुड्स वही चीजें होती हैं जिनको हमने रीसेल करने के लिए खरीदा है, तो ये खरीदेगा, इनको भी पैसे देने, इनका भी हिसाब किताब रखना है, राइट। फिर हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? बिल्डिंग इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर, और बैंक का इस्तेमाल करते हैं हम कैश और बैंक को जमा करने और उसको हिसाब किताब रखने के लिए, राइट। तो ये एक तरफ हो गया, एक तरफ ये हो गया। दूसरा, इसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इन सब मिलके क्या करते हैं, ये सब ये चीजें को प्रोड्यूस करते हैं, किस लिए करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट कब होगा? जब हमारी जो इनकम है, यानी कि जो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है वो एक्सपेंस से ज्यादा होगा। जब वो हमारे पास एक्सपेंस से ज्यादा होगा तब हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हमारा इनफ्लो, पैसा जो आ रहा है, इनकम जो आ रही है हमारी, अगर वो कम होगी तो लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम ओनर्स के लिए रखते हैं अलग से, स्टेक शेयर होल्डर्स के लिए। कुछ बड़ी बड़े जो बिजनेस होते हैं उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, जितने लोगों का पैसा लगा होता है वो सब मालिक होते हैं, उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। उन सबके पास शेयर्स होते हैं, हिस्सा, हिस्सेदार। शेयर होल्डर का मतलब कोई बहुत बड़ा दिमाग में कोई कोई ऐसा आदमी मत सोचो या कुछ और फिगर मत बनाओ, सिंपल सा हिस्सेदार, जिसका बिजनेस में हिस्सा है, सिंपल। एम्प्लॉयज को पैसे देने होते हैं, सोसाइटीज को देने होते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस देने होते हैं। ये सब देने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो कुछ प्रॉफिट को बिजनेस री इन्वेस्ट कर देता है अपनी ग्रोथ के लिए, मान लेते हैं। और जमीन खरीद ली, मान लेते हैं, और ऑफिस को बढ़ाना है तो ब्रांचेस खोल ली, या और मशीनरीज लगा ली, ये सब करने के लिए हम री इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर साधारण वर्ड में हम समझे, बिजनेस एसेट्स और लोगों को जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनको इस्तेमाल करता है, जो डील करते हैं दूसरे लोगों से और उनको देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंसेस को पे करता है और प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक। तो बिजनेस नॉट इज इक्वल टू मालिक, बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। ये हम आगे चल के इसको और डिटेल में समझेंगे। तो आई होप आपको इस पिक्चर से क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस कैसे चलता है। बिजनेस चलता है, कुछ कच्चा माल आता है, उसको प्रोड्यूस करता है, उसमें वैल्यू ऐड करता है, उसके लिए वो बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, व्हीकल, फर्नीचर, कैश आदि का इस्तेमाल करता है, प्लस लोगों का इस्तेमाल करता है जो इसके कैटेगराइज टीम में काम करते हैं, जिसमें मैनेजमेंट होता है, अकाउंट्स होता है, प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है। ये सब को इस्तेमाल करके फिर प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स या सर्विसेज, फिर उनको मार्केट में बेचा जाता है। उसके लिए लोगों से डील करते हैं, सेल करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। ये सब करने के लिए हमको रेंट देना पड़ता है, सैलरीज देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, स्टेशनरी और न जाने क्या क्या, वो सारे एक्सपेंसेस। तो एक तरफ ये भी रिकॉर्ड करते हैं, और फिर जो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, यानी कि इनकम आई ज़्यादा होनी चाहिए और एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, तब जाके हमको प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट में से वो अपने जो है स्टेक होल्डर्स को, एम्प्लॉयज को, सोसाइटी को और गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह देता है, और जो सरप्लस होता है उसको फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ताकि बिजनेस की ग्रोथ हो सके। सो पहले दिन बस हम बेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, एक एक चीज से आप वाकिफ हों, और बेसिक्स आगे के तभी समझ में आएंगे जब ये बातें जो मैंने आपको समझाई हैं इसको आप गहराई से समझ लें। इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, इसको मत सोचे कि अभी तो सर ने अकाउंटिंग पढ़ानी शुरू नहीं की। नहीं, ये शुरू हो चुकी है और सारा काम यहीं से होगा। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे आप कुछ भी पढ़ोगे आपकी समझ में नहीं आने वाला। अब हम कोई भी काम करते हैं, कोई गेम खेलते हैं या कोई भी जगह पे जाते हैं, तो मान लेते हैं आप एक क्लास से दूसरी, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हो। तो स्कूल में जाओगे तो वहां पर आपको सबके नाम वाम पता होने चाहिए, जो कि आपके पुराने स्कूल से अलग होंगे। तो आपको पहले उनके नामों से वाकिफ होना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी प्रोफेशन जो होता है वो अपनी टर्म्स को यूज करता है जो दूसरे लोगों से अलग होती हैं। उसने अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज बनाई होती हैं हर तरह के प्रोफेशन में, राइट। तो उनके नाम से हमको बहुत ज्यादा फेमिलियर होना पड़ता है ताकि आए
वो नाम पुकारे जाएं या हमारे सामने पढ़ने में आए तो हम ये ना कहें इसका मतलब क्या, राइट। जैसे पढ़ाई करने के लिए आपको एबीसीडी आनी जरूरी है, ऐसे अकाउंटिंग आने के लिए ये टर्मिनोलॉजीज आनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो बार बार यूज होंगी, बस आप इन्हें सुने, मेमोराइज ना करने की कोशिश करें। आप घर में बाद में इसको बार बार 3-4 बार बोलोगे बोलोगे तो ये जबान पे चढ़ जाएगी, आप इससे फेमिलियर हो जाओगे, आपसे इसकी दोस्ती हो जाएगी। और जब भी ये आएगा तो आपको न तो बोलने में अटपटा लगेगा, न पढ़ने में अटपटा लगेगा। और एक एक को हम बाद में डिटेल से डील करेंगे तो आपको उसकी गहराई से समझ में आ जाएगी, और फिर कभी आपको आगे की काउंटिंग में प्रॉब्लम कतई नहीं आएगी। तो कोई भी आदमी बड़ी अकाउंटिंग नहीं कर सकता, छोटी भी नहीं कर सकता, जब तक उसको ये बेसिक्स न आते हों। तो ओनर ओनर जो मालिक है बिजनेस का, उससे रिलेटेड क्या क्या टर्मिनल, तो इक्विटी या कैपिटल, अभी आप दोनों को एक ही माने, इक्विटी मतलब कैपिटल और कैपिटल मतलब इक्विटी। वो पैसा जो बिजनेस में लगाया गया है, राइट, जो पैसा मालिक अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए लगाता है, दैट इज कैपिटल। फिर से, मालिक जो पैसा लगाता है वो कैपिटल या इक्विटी कहलाता है। इसकी जो महीन डिफरेंस जो है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल और कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी, और दोनों का मतलब है मालिक का लगा हुआ पैसा। रिलेटेड टू ओन्ड बाय बिजनेस, ओन्ड मतलब जो बिजनेस की अपनी है, मतलब बिजनेस जो है उसके पास क्या क्या है, वो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करते हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले असेट्स। असेट्स वो सारी चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं या नहीं छू सकते, लेकिन जो हमारे लिए आगे प्रॉफिट कमा के देंगी, वो सब एसेट्स हैं, राइट। इसकी डिटेल्स हम अलग अलग करेंगे, बस अभी नाम से वाकिफ हो जाओ। असेट कोई भी चीज, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सब असेट हैं, राइट। टूल्स हैं, ये सब असेट है। स्टॉक, स्टॉक मतलब वो सामान जो हम बेचने के लिए बनाते हैं, यानी कि वो कच्चा भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, और फिनिश्ड गुड भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड जितना पड़ा होता है उसको स्टॉक कहते हैं। डिटेल फिर आगे चल के करेंगे, अभी सिर्फ आप नाम और हेलो हाई कर रहे हैं हमसे। इन्वेंट्रीज भी स्टॉक होती है, स्टॉक को इन्वेंट्रीज कहते हैं। इन्वेंट्रीज और स्टॉक दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक। इन्वेंट्रीज जो बना हुआ माल हमारे पास पड़ा हुआ है, दैट इज इन्वेंट्री, इसमें कच्चा माल नहीं होता, ठीक। इसमें इन्वेंट्रीज का मतलब जो हमारे पास बना हुआ माल है वही इन्वेंट्रीज है। गुड्स, अब गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, वो सामान जिसका हम बिजनेस करते हैं इज गुड्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किताबें खरीद के बेचता हूं तो मेरा गुड्स किताबें हो गई। अगर मैंने मेरा मैंने कोई और चीज खरीदी, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेबल खरीदा, तो मेरा गुड नहीं होगा, राइट, गुड्स में नहीं आएगा वो। तो यानी कि गुड्स मतलब वो सामान जिसे मैं बेचने के लिए, जिसका बिजनेस करता हूं, वो सामान, चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परचेजेस, जो भी हम परचेज करते हैं उनको हम परचेजेस मानते हैं। परचेजेस भी रिलेटेड टू दोज थिंग्स जिनका हम बिजनेस करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल, ये बार बार ये शब्द आपके पास सामने आएंगे। आपके पास हर थोड़ी देर में कोई ना कोई यही यही टर्मिनोलॉजीज घूमेंगी। जैसे हम पढ़ते हैं तो हर बार एबीसीडी कहीं ना कहीं घूम घूम के ही आता रहता है, बिल्कुल सेम वैसे ये इसकी एबीसीडी है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब जिन लोगों को हमने, जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हमने ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं उनको, यानी कि जिनके साथ हमने बिजनेस किया, ट्रेड किया, हमने अपना सामान बेचा और उन्होंने अभी हमको पैसा नहीं दिया, वो ट्रेड रिसीवेबल है, अभी लेना बाकी है। हर बिजनेस में क्या होता है, कुछ लोग कैश पैसा देते हैं और सामान लेके जाते हैं, और कुछ लोग उधार लेके जाते हैं, राइट। और ये हर बिजनेस में उधारी चलती है। तो जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, उसके जो उधार देने वाले हैं, मतलब उधार लेके गए हैं और हमको पैसा देने वाले हैं या देंगे भविष्य में, वो सब अकाउंट रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाते हैं। फिर डिटेल में करेंगे बात, अभी सिर्फ ये नाम आपको फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। डेटर्स, डेटर्स थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है,
जिसने भी बिजनेस को कुछ देना है, वो बिजनेस, जिसका हम बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड भी हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकता है, राइट। तो ये बड़ा टर्म है कि वो सब व्यक्ति जिन्होंने हमारा पैसा देना है वो डेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरा चलते हैं, रिलेटेड टू ओज टू अदर्स, रिलेटेड टू बिजनेस ओज टू अदर्स। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस दूसरों को देने वाला है, यानी कि देना है, अभी दिया नहीं है, अभी देनदारी बाकी है, उसमें हमारी टर्म्स यूज होती हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब देयताएं जो हमने देनी है। ये भी बड़ा कंसेप्ट है, कुछ भी देना हो बाहर वालों को, जो बिजनेस से बाहर है वो सब लायबिलिटीज हैं, राइट। जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं वो भी एक तरह से लायबिलिटी है, बट हम बाहर की बात मानते हैं। तो अकाउंट पेएबल क्या हो गए? अकाउंट पेएबल वो लोग हो गए जिनसे हमने जिसका हम बिजनेस करते हैं उसका कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, वही हमारे अकाउंट पेबल्स में आएंगे। ये लाइबिलिटी से छोटी टर्मिनोलॉजी है, सिर्फ इसको हम ट्रेड पेएबल भी बोलते हैं, यानी कि जिनको हमने पैसा देना है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं बुक लेता हूं और बाइंड करके आगे बेचता हूं, फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं। तो जितनी भी बुक्स मैंने लोगों से ली, वो जो बुक्स मैंने बहुत सारी ली, वो सारी की सारी बुक्स मेरा रॉ मटेरियल है, उसको मैं प्रोसेस करके बाइंडिंग करके फिर मैं आगे दे रहा हूं, तो वो मेरा फिनिश्ड गुड है, राइट। इनसे मैंने मान लेते हैं मैंने 10 लाख की किताबें खरीदी, और 10 लाख की किताबें जिनका मैंने बाइंडिंग करके आगे भेजना था, वो 10 लाख की जो किताब हैं उसमें से मैंने 8 लाख दिए हैं, तो 2 लाख जो हो गया वो मेरा ट्रेड पेबल है, राइट। और जो कुछ भी सामान देना है वो लाइबिलिटीज है। वही क्रेडिटर्स हैं हमारे, वही क्रेडिटर्स हैं ये भी, जिनको हमने पैसे देने हैं। लाइबिलिटीज जो बिजनेस की सारी देयताएं हैं, और क्रेडिटर्स वो लोग हैं जो बिजनेस से बाहर के हैं, जिनको हमें किसी भी तरह के पैसे देने हैं किसी भी कारण से। रिलेटेड टू इनकम। अब रिलेटेड टू इनकम हम समझते हैं कि इसकी क्या टर्मिनोलॉजीज है। तो हमने देखा रेवेन्यू, राइट। रेवेन्यू जो पैसा सामान बेच कर आता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। सेल्स, वो भी वही है, हमने कितनी बेची, सामान बेचा, वो सेल्स कहलाता है। सेल्स से जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। डायरेक्ट इनकम्स जो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं हमारे बिजनेस के काम से, उनको डायरेक्ट इनकम्स कहते हैं। कुछ इनकम्स हमको ऐसे आती हैं जो बिजनेस का, जो हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा भी आती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई बिजनेस करते हैं और हम रद्दी बेच देते हैं हमारे ऑफिस की, तो उससे जो इनकम आती है, हाँ रद्दी बेचना हमारा काम नहीं है, लेकिन उससे जो इनकम आती है वो इनडायरेक्ट इनकम्स हो गई। तो बहुत सारी इस तरह की इनडायरेक्ट इनकम्स होती है, वो आपको आगे डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल सिर्फ बार बार बोल रहा हूं, नाम 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 से दोस्ती कीजिए। रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, खर्चों से रिलेटेड क्या क्या होता है, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मैंने, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लेकिन ये मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूं जो आपको बार बार आएंगी, और बेसिक बिगिनर के तौर पे आपको इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, राइट। आइटम वाइज डिटेल, एक एक की डिटेल हम अगले सेशन 2 में सीखेंगे। तब तक मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको दोबारा से एक बार देखें, अपने आप से पूछें कि आपको क्लैरिटी आई एक एक चीज के बारे में कि नहीं आई, और इन इन टर्मिनोलॉजीज को 4 4 बार बोलें, मुंह से बोलें, लिख लें, ताकि आपके साथ ये मेमोराइज हो जाए, आप इसके साथ फेमिलियर हो जाएं, राइट। सो आज मैं इसके साथ यहाँ पर इस क्लास को विराम देता हूँ। सेशन 2 में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतने ध्यान से इतने प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।